हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर रहेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फार्म वर्क पे, यानी हमारे फार्म वर्क की क्या बुनियादी आवश्यकता है, या हमारा फार्म वर्क किस प्रकार का होना चाहिए, या उसमें क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए, या क्या क्या उसकी ज़रूरतें होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो कि हम सबका उद्देश्य रहता है कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहे, तो उसके लिए हमारा फॉर्म वर्क भी इकोनॉमिकल होना चाहिए। फॉर्म वर्क इकोनॉमिकल का मतलब ये नहीं है कि हम सस्ता फॉर्म वर्क उठा के ले आए। फॉर्म वर्क इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि वैल्यू फॉर मनी। हम फॉर्म वर्क ऐसा यूज करें जो हमारा रीयूजेबल हो, बार बार उसको हम यूज कर पाए, या जिस फॉर्म वर्क के लगाने से हमारे जो एलिमेंट्स निकले वो अच्छी क्वालिटी के निकले, सच दैट कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन हमको कोई भी रिपेयर का कोई खर्चा न आए, या फॉर्म वर्क लगाने में आसान होना चाहिए, सच दैट कि हम उसको आसानी से लगाएंगे तो हमारा टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा तो ऑटोमेटिक हमारा मनी सेव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करते हैं। इकोनॉमी मतलब हम हमारा जो फॉर्म वर्क है वो ऑप्टिमम मटेरियल से बना हुआ हो। ऑप्टिमम मटेरियल से बनने से हमारा जो फॉर्म वर्क है उसका हम ऑब्वियसली मनी तो सेव कर पाएंगे कि जो भी हमारा पैसा बचेगा। इसके साथ साथ हमारा जो फॉर्म वर्क अगर ऑप्टिमम मटेरियल यूज करेगा तो हम मटेरियल कम यूज करेंगे। अब जब हम मटेरियल कम यूज करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब आपको क्वेश्चन उठेगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ, तो अब सर फार्म वर्क की बात कर रहे हैं, अभी कहाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रल पार्ट है। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो हमारा एक फोकस ये भी रहता है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला गोल जो है वो छूट नहीं जाए। चाहे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो तो भी हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल छूट नहीं जाए। तो हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि हम मटेरियल को, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, हम वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रख रहे हैं। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को बद्दुआएं के सिवा और कुछ नहीं देंगी। तो इसलिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरा, हम वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ अवर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का ध्यान रखना, पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना अपने बॉडी का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो जब हम मटेरियल यूज कम करते हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसके साथ साथ। अब वो बाय प्रोडक्ट बोलिए, वेस्ट प्रोडक्ट बोलिए, लेकिन वो हमारे वातावरण को खराब करता है। खराब कैसे करता है? यानी हमारी गर्मी बढ़ाता है। अब गर्मी बढ़ाएगा तो हम ऑब्वियसली ज्यादा एयर कंडीशनर यूज करेंगे, ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स यूज करेंगे। तो एक ग्रीन हाउस को बचाने के लिए, एक ग्रीन हाउस गैस को से बचने के लिए हम दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। तो अल्टीमेटली एक हम विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। तो कम मटेरियल यूज करने से हम हमारा ये गोल भी अचीव हो जाता है कि हमारा पर्यावरण बच जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा जो है फॉर्म वर्क है, इट शुड बी वाटर प्रूफ, यानी पानी उसमें से टपकना नहीं चाहिए। अब आपका क्वेश्चन उठेगा वाटर प्रूफ होने से क्या मतलब है? हम तो कंक्रीट डाल दिया, उस पर कंक्रीट डाल दिया, वो कंक्रीट को सपोर्ट करता है, दैट्स इट, ओके, बट इट शुड बी वाटर प्रूफ। व्हाई इट शुड बी वाटर प्रूफ? The reason behind this is the two main chemicals in concrete are cement and water. आपको लगता होगा वाटर कैसे केमिकल करता है, बट सीमेंट के साथ वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा कंक्रीट में। क्योंकि सीमेंट जब पाउडर्ड स्टेट में है तो उसका फार्मूला होता है कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम अल्यूमिनो सिलिकेट। लेकिन जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, दो इट रिएक्शन टेक्स प्लेस 28 डेज टू कंप्लीट, बट 28 दिन तक वो रिएक्शन चलता रहता है, जिसका कि नाम है हाइड्रेशन रिएक्शन। वो हाइड्रेशन रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तब जाके हमारा सीमेंट जो है, जो कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म में है, वो कैल्शियम हाइड्रोसिलिकेट के फॉर्म में आता है। और कैल्शियम हाइड्रोसिलिकेट वो हार्ड एंड डिस्टेंट रहती है, और हमको तब तक फॉर्म वर्क लगा के रखना है। अब अगर हमारा फॉर्म वर्क वाटर प्रूफ नहीं होगा तब क्या होगा? हमारा जो मेन केमिकल है वाटर, उसमें से रिस्क के नीचे टपक जाएगा। रिएक्शन के लिए, हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास एक ही केमिकल बचेगा,
दूसरे केमिकल की शॉर्टेज हो जाएगी। ऑब्वियसली जो हमारा डिजाइन रहेगा कंक्रीट का, फॉर एग्जांपल हमने M25 डिजाइन किया होगा, अकॉर्डिंगली हमने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिसाइड की होगी कि भाई वाटर इतना, सीमेंट इतना, कोर्स एग्रीगेट इतना, फाइन एग्रीगेट इतना, एंड सो। अब उसमें से एक हमारा मेन इंग्रेडिएंट कम हो गया, वाटर, तो आपने जो डिजाइन स्ट्रेंथ था आपका वो कम हो जाएगा। M25 की जगह हो सकता है आपको M20 मिले, M15 मिले, वॉट एवर, इस तरीके से। इसलिए हमारा फॉर्मवर्क शुड बी वाटरप्रूफ। नाउ अवर फॉर्मवर्क शुड बी स्टिफ आल्सो। स्टिफ इसलिए कि हमको वार्प बीम्स अच्छे नहीं लगेंगे, वार्प कॉलम्स अच्छे नहीं लगेंगे, वार्प स्लैब्स अच्छी नहीं लगेंगी। मतलब आड़े तिरछी छत निकल रही है, आड़ा तिरछा कॉलम निकल रहा है, आड़े तिरछी बीम निकल रही है, किसको अच्छा लगेगा? फिर हम उसको सीधा करने जाएंगे। अब सीधा करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्लास्टर लगेगा, बहुत ज्यादा सीमेंट मोटर लगेगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल। यहाँ हम इकोनॉमिकल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हम पर्यावरण को बचाने की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ हम फालतू मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो स्टिफ होने से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। नाउ अवर फॉर्मवर्क शुड बी लाइट वेट आल्सो। अब व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस लाइट वेट? ये लाइट वेट होना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द मटेरियल। आपको एक साइड से दूसरी साइड पे आपको ट्रांसपोर्ट करना ही है आपका फॉर्मवर्क। एक फैक्ट्री से आपको अपनी साइट तक फॉर्मवर्क को ट्रांसपोर्ट करना ही है, विद इन द साइट आपको ट्रांसपोर्ट करना ही है। तो जितना लाइट वेट होगा उतना आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा, नंबर 1। नंबर 2, इरेक्शन का खर्चा कम आएगा। आपका जो लेबर लगने वाला है या आपका जो क्रेन्स लगने वाली हैं उस फॉर्मवर्क को हैंडल करने के लिए, वो आपको कम कैपेसिटी की लगेगी और लेबर को कम मेहनत करना पड़ेगी अगर आपका फॉर्मवर्क लाइट वेट होगा। नाउ नंबर 3, सेफ्टी। ये सेफ है। लाइट वेट, जितना लाइट वेट फॉर्मवर्क है उतना ज्यादा सेफ्टी, क्योंकि हैवी चीज किसी के ऊपर गिरेगी तो ज्यादा नुकसान करेगी, चाहे वो मेन हो चाहे वो मटेरियल हो। और लाइट चीज किसी के ऊपर गिरेगी तो कम नुकसान करेगी, चाहे वो मेन हो चाहे मटेरियल हो। तो सेफ भी है और इकोनॉमिकल भी है, ट्रांसपोर्टेशन में इजी भी है, इरेक्शन में इजी भी है, तो इट शुड बी लाइट वेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवर फॉर्मवर्क शुड बी स्मूथ। इस स्मूथनेस के चक्कर में हम बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज करने लगे हैं। जैसे पहले सिर्फ टिम्बर यूज करते थे, फिर हम वर्सेटिलिटी देखे, हमने स्टील यूज करना शुरू किया। Nowadays we use plywood, we use cork, we use thermocol to make our concrete element smooth, एकदम चिकने निकले। उसके पीछे रीजन यही है कि हमारा सेविंग ऑफ मटेरियल, क्योंकि यूजुअली हमारा जो भी कंक्रीट एलिमेंट है फॉर्मवर्क रिमूव करने के बाद हमको मिलता है, तो अगर वो रफ सरफेस मिलता है, अगर वो रफ सरफेस मिलता है तो हम उसको प्लास्टरिंग के द्वारा स्मूथ करते हैं। अगर हमारा कंक्रीट एलिमेंट ऑलरेडी स्मूथ निकला तो हमारा प्लास्टरिंग का पूरा खर्चा या बहुत हद तक प्लास्टरिंग का खर्चा हमारा बच जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये स्मूथनेस से हमको ये बड़ा फायदा होता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी नॉन यील्डिंग। नॉन यील्डिंग से मतलब है कि हमारा जब फॉर्मवर्क हमने इरेक्ट किया उस टाइम पे भी फॉर्मवर्क फेल नहीं होना चाहिए। जब फॉर्मवर्क के ऊपर हमने स्टील प्लेस किया उस वक्त भी हमारा फॉर्मवर्क फेल नहीं होना चाहिए। स्टील प्लेस करने के बाद जब हमने उस पर कंक्रीट डाला, कंक्रीट क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल है, उसके बाद भी हमारा फॉर्मवर्क फेल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर यील्डिंग फॉर्मवर्क होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका फॉर्मवर्क भी गया, आपका स्टील भी गया, आपका कंक्रीट भी गया, सिर्फ सिवाय नुकसान के हमको और कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदे वाली बात नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा फॉर्मवर्क सस्ते के चक्कर में ऐसा नहीं कि गलती से हम यील्डिंग फॉर्मवर्क लगा दें और बाद में हम पछताएं, फिर हम यही बोलेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई के। इस तरीके से हमको ये ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको जो हमारा मेन टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ फॉर्मवर्क, इसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।